नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं वो जो बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में सांसद हैं, 2 बार के सांसद रहे हैं, 2014 और 2019। 2019 में उनकी जो जीत थी वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा वोट मार्जिन के साथ थी। जी हाँ, हमारे साथ हैं सीपी जोशी साहब, जो बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष हैं। आपका खास मुलाकात में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जोशी साहब, सीधी बात करते हैं, चुनावी रणभेरी बज चुकी है, 3 महीने करीब करीब वक्त बाकी है। आपको जीत का कितना भरोसा है और जनता बीजेपी को वोट क्यों देगी? आपका क्या मानना है? देखिए, मुझे नहीं, देश प्रदेश की जनता को भी विश्वास है, क्योंकि 2018 में जो धोखा देखे, जिन वादों और मुद्दों के आधार पर सरकार बनी, किसानों को, युवाओं को, हर वर्ग को धोखा दिया। इसलिए हर वर्ग राजस्थान का जन जन कमर कस के बैठा है कि जिस सरकार ने हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, हमें धोखा दिया, और धोखे के कारण कितने ही किसानों ने आत्महत्या कर ली, युवाओं ने आत्महत्या कर ली। आज नारी कहीं सुरक्षित नहीं है। तो इस कारण जनता ने मन बना लिया है कि 2023 में राजस्थान में फिर से कमल खिलाना है। एक विश्वास है पार्टी के प्रति, नीति, नियत और नेतृत्व के प्रति विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और देश नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी है। तो इस कारण, और दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। तो देश के जन जन का विश्वास है, प्रदेश के जन जन का विश्वास है। जिसने धोखा दिया है, जिसने वादा खिलाफी की है, उनको हमेशा के लिए विदाई देनी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। जोशी साहब, ऐसे क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि इस बार हावी रहने वाले हैं और जिन मुद्दों को लेकर के आपकी पार्टी जनता के बीच में जाएगी कि सरकार, जो मौजूदा सरकार है, उनको इन मुद्दों पर आप बाहर कीजिए और बीजेपी को चुनिए? देखिए, मुद्दों की कमी नहीं है। जैसा मैंने कहा था कि 2018 में क्या हुआ था, मात्र 1.5 लाख वोटों के अंतर से एक ऐसी सरकार बन गई, और सरकार बनने के बाद आपने उस मैनिफेस्टो को, आपने उन वादों को, उन जो बात आप करके आए, जो वचन आपने जनता को दिया है, उन सारी बातों को आप भूल गए। आज इसीलिए किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, युवा कमर कस के बैठा है कि इन्होंने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद इन्होंने किया है। आज नारी की सुरक्षा नहीं कर पाए आप। राजस्थान दुष्कर्म के मामले में 1 नंबर पर पहुंच गया, महिला अत्याचार में नंबर ऊपर पहुंच गया, दलित अत्याचार में शीर्ष पर पहुंच गया, आदिवासी अत्याचार पर शीर्ष पर पहुंच गया, साइबर क्राइम में राजस्थान 1 नंबर पर, बेरोजगारी में राजस्थान 1 नंबर पर। तो आज हर वर्ग परेशान है, त्रस्त है, त्राहिमाम कर रहा है। आज भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड इस सरकार ने तोड़ दिए। तो हर वर्ग कमर कस के बैठा है कि सरकार की विदाई तय है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया। मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद ये नहीं कहा कि 19 के चुनाव आएंगे तब हम 4 महीने 6 महीने में कुछ घोषणाएं करेंगे, काम करेंगे। वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन से उन्होंने देश के प्रति जो कमिटमेंट किया था, जो वादा किया था, उस वादे के आधार पर अपना काम शुरू कर दिया। कहा कि हम घर घर में शौचालय बनाएंगे तो वो बना के रहे। कहा कि हम गरीब को आवास देंगे, हम हर घर में उज्ज्वला का कनेक्शन देंगे, हर व्यक्ति का बैंक में खाता होगा, हर व्यक्ति का स्वास्थ्य का बीमा होगा, हर किसान के खाते में किसान सम्मान निधि जाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर जननी सुरक्षा योजना और आजीविका योजना लेकर आए कि महिलाएं न सिर्फ अपना रोजगार खड़ा करें बल्कि अन्य महिलाओं को भी रोजगार देने का वो माध्यम बन सके, ऐसी योजनाएं लेकर आए। और जो कहा वो करके दिखाया। ये बात चुनाव से पहले कहा कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो हम कश्मीर में धारा 370 को हटाएंगे, हमारी सरकार आएगी। आप देखिए, माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बन रहा है, जो 500 वर्षों पुरानी इस देश के सब लोगों की मुराद थी। लेकिन अब वो सपना हमारी आंखों के सामने पूरा होते हुए देख रहे हैं। केंद्र सरकार ने तो जो कहा वो किया। हम बात कर रहे हैं राज्य सरकार की। हमारा जो फोकस है अभी विधानसभा चुनाव पर है, तो राज्य सरकार जो है वो 4.5 साल कैसे चली, ये सब ने अच्छी तरीके से देखा है। 2 साल कोरोना का टाइम भी आया और
ऐसा भी टाइम आया था जब सरकार गिरने की नौबत भी आ गई थी, और सीपी जोशी साहब, उसके आरोप आपकी पार्टी पर लग रहे हैं। जो अपने घर को संभाल नहीं सकता वो कहीं न कहीं पड़ोसी के ऊपर उलाहना देता है, उनको जिम्मेदार मानता है। पीसीसी चीफ कौन थे उससे पहले? किसके नेतृत्व में चुनाव हुआ? आप कैसे दिल्ली को मैनेज करके मुख्यमंत्री बने? फिर कैसे तरीके से जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं वैसे आपने पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम से हटा दिया। यहां तक ठीक है आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन पहला अवसर है जब जहां सरकारी एजेंसियों का काम होता है अपराध रोकना, सीआईडी करना, सारी चीजें करना, लेकिन यहां सरकारी एजेंसियां अपनी ही पार्टी के विधायकों और मंत्रियों को कि वो मेरे साथ है कि नहीं है, वो किसके साथ जाने वाला है, ये एजेंसियां यही काम करती रही। और अगर वो अपराध रोकने का काम करती तो शायद कुछ कमी आती। हमारी पार्टी पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आखिर वो हमारे से दूर क्यों गए। वो आपने ही टिकट दिया था, आप ही की पार्टी से जीत के आए, आपके ही चुनाव चिन्ह से जीत कर आए, और आपसे दूर जा रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण आप स्वयं हैं कि आप अपने कुनबे को अपने साथ नहीं रख पाए। दूसरों के ऊपर आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, लेकिन आप अपने परिवार को नहीं संभाल सकते तो राजस्थान को कैसे संभाल सकते हो आप? कुनबे की कलह की बात आपने की, तो अभी हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी हो चाहे आपकी बीजेपी पार्टी हो, दोनों का जो लगता है वो है कि खुद की ताकत से ज़्यादा सामने वाले की कमजोरी पर ज़्यादा आशान्वित है, निर्भर कर रही है। तो क्या आपकी पार्टी जो है वो भी विरोधियों की फूट पर ज़्यादा निर्भर कर रही है इस चुनाव में जीत के लिए? नहीं, हमें अपने परिवार पर पूरा विश्वास है और इस पूरे राजस्थान परिवार पर पूरा विश्वास है। कांग्रेस पार्टी एक परिवार को अपना देश मानती है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश और प्रदेश को अपना परिवार मानती है। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी आज देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जहां भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश से लेकर मंडल, जिले से लेकर मंडल, मंडल से लेकर शक्ति केंद्र और बूथ और अब पन्ना प्रमुख तक हमारी संरचना बनी हुई है। और ये सिर्फ चुनाव को देखते नहीं हुए, ये लगातार पार्टी की संगठन संरचना का काम हो, चाहे रचनात्मक काम हो, चाहे सेवा के काम हो, लगातार आप देखेंगे एक पार्टी की कार्यक्रम आप देखेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ बरसाती मेंढक की तरह चुनाव आते हैं और सक्रियता दिखती है। आप कोरोना की मैं एग्जांपल दूंगा, यहां राजस्थान में सरकार में होते हुए ये आराम कर रहे थे 7 स्टार होटल्स में, ये आराम कर रहे थे अपने घरों में। एकमात्र एक ऐसा दल जो इस देश और प्रदेश को अपना परिवार मानकर कोई व्यक्ति दुखी नहीं हो, कोविड पैंडेमिक में घर घर जाकर सेवा का काम कर रहे थे, वो एकमात्र दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। कोरोना के टाइम में वो सरकार का संकट भी आया था और जो फूट की बात आई थी, सरकार गिराने की नौबत की बात आई थी। फूट की अगर बात करें पार्टी के अंदर की, तो यहाँ के सीएम जो हैं उन्होंने आपकी पार्टी की वरिष्ठ नेता का नाम भरे मन से लिया है। आप पार्टी के मुखिया होने के नाते क्या सोचते हैं? देखिए, अशोक गहलोत जी हमेशा से उल्टे सीधे बयान देना उनकी आदत में है। वो कभी उनके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं तो कभी कहते हैं कि हमारी सरकार को बचाया है। ये हड़बड़ाहट में अपनी दिल्ली को खुश करने के लिए इस प्रकार का काम करते हैं, अपने आकाओं को खुश करने के लिए ऐसा काम करते हैं। हम बाकी और मुद्दों पर भी बात करेंगे। खास मुलाकात में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सीपी जोशी साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आपके मुद्दों की जिनको लेकर के आप विधानसभा चुनाव में जाएंगे। एक मुद्दा, एक टर्म जो आप बार बार काम में लेते हैं, तुष्टीकरण। क्या है ये तुष्टीकरण? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, एक ध्येय वाक्य माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं। और जो भी योजना लेकर आते हैं वो देश के 140 करोड़ लोगों के लिए लेकर आते हैं। इस देश को अपने परिवार मानकर उन देशवासियों के लिए योजना और हर वर्ग के लिए लेकर आते हैं। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, तब उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है।
यही कांग्रेस पार्टी है जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक लेकर आई। यही कांग्रेस पार्टी है जो हमेशा से कहती है कि हिंदू आतंकवाद पनप रहा है। वोट बैंक को खुश करने के लिए भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगते हैं, तो उनके साथ उनको समर्थन देने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता जाकर खड़े होते हैं। आप देखिए, राजस्थान की मैं बात करूं, ये पहला अवसर है जिस भगवा पताका को लेकर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप हो, वीर दुर्गादास राठौड़ हो, महाराजा सूरजमल हो, उन्होंने आक्रांताओं को, मुगल आक्रांताओं को यहाँ से भगाया था और अपना भगवा हमेशा ऊपर रखा। क्या है यहाँ भगवा पताका पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, किसको खुश करने के लिए? एक तरफ पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन को आप परमिशन देते हो कार्यक्रम करने के लिए, दूसरी तरफ आप हनुमान जयंती पर प्रतिबंध लगाते हो। आप सालासर में राम दरबार को जेसीबी से तोड़ देते हो, बुलडोजर से। आप ड्रिल मशीन से शिव मंदिर को तोड़ देते हो। आप जहां उदयपुर में कन्हैया जी की हत्या हुई, उसमें जिन लोगों ने अपराधियों को पकड़ा, वो आज भी चिल्ला चिल्लाकर कह रहे हैं कि हमें अपनी सुरक्षा दी जाए। उनको सुरक्षा नहीं दी जाती। और जयपुर में बम ब्लास्ट के आरोपी आपकी कमजोर पैरवी के कारण आप आतंकवादी 21 सुप्रीम कोर्ट के वकील खड़े कर सकते हैं अपने बचाव के लिए, और आपका डबल एजी 48 दिन तक दृश्य से गायब हो जाता है और उसके कारण वो आतंकवादी बरी हो जाते हैं। ये तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है? तो तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है और भारतीय जनता पार्टी संतुष्टीकरण की राजनीति करती है। देखिए, आपने अभी इसमें कन्हैयालाल का बात की और उससे पहले आपने महिला अपराध की बात की। ठीक है, अपराध बड़ा है और ये हम नहीं कहते, ये जो आंकड़े हैं, महिला अत्याचार की भी पिछले दिनों सुर्खियां भी बनी हैं, लेकिन सरकार का ये कहना है कि ये सब जो है, ये अपराधों का जो आंकड़ा है वो केवल कागज़ पर है, हकीकत में ऐसा नहीं है। हमारी एफआईआर हमने अनिवार्य कर दिया, इस वजह से ऐसा हुआ है। क्या कोटड़ी में बच्ची को जिंदा जला दिया गया भट्टी में, वो कागजी है? क्या खाजूवाला में उस दलित बच्ची के साथ रेप करके मार दिया गया, वो कागजी है? क्या नादौती में जो बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसको मार दिया गया, वो कागजी है? क्या दरियावद में एक महिला बहन को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, वो कागजी है? क्या दुष्कर्म की घटनाओं में राजस्थान देश में 1 नंबर पर पहुंच गया, वो कागजी है? और दुर्भाग्य है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 56% दुष्कर्म की घटनाएं फर्जी होती है। आप कहीं के अपराधियों को बल देने वाले बयान देते हो, और आपका एक मंत्री तो ये कहता है कि यह मर्दों का प्रदेश है, हंसते हुए इस प्रकार का बयान देते हैं। अरे आप कहीं घटनाएं रोक नहीं पाती हो तो अपराधियों को बल देने वाले बयान क्यों देते हो? एक मंत्री को सस्पेंड इसलिए किया, ये वही मंत्री हैं जिनके लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन्होंने मेरी सरकार बचाई है, और जिन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर बात कही, इनको अपना आईना दिखाया। एक विधायक तो इन्हीं की पार्टी की बोल चुकी है कि मैं महिला हूं इसलिए राजस्थान में सुरक्षित नहीं हूं, स्वयं विधायक ने कहा। तो इसका मतलब क्या है? लेकिन एक और मुद्दा है भ्रष्टाचार। उसके लिए सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है, भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं और एसीबी अपना काम ढंग से कर रही है। मामले कितने दर्ज किए हुए और उस पर अभियोजन स्वीकृति कितने मामलों में दी आपने? जो अधिकारी ठीक से काम करता है उसको खांचे में डालने का काम आपने किया। कितने अधिकारी पकड़े गए और कितनों को वापस आपने उसी कुर्सी पर बिठा दिया? मुख्यमंत्री जी, आपके स्वयं के कार्यालय में करोड़ों रुपया मिला है और सोने का बिस्किट मिला है। आपने सिर्फ एक मोरे को उसमें उलझाकर मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री जी, आप उस मंत्रालय के मंत्री हैं और आपके कार्यालय में पैसा मिला है। एक और मामला है पेपर लीक का। पिछले 4 साल में 1.5 दर्जन से ज़्यादा, तकरीबन 1.5 दर्जन भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। और लेकिन सरकार का जो तर्क है इसको लेकर के, वो ये कहते हैं कि ये अकेला राजस्थान में नहीं हो रहा है, ये तो सब जगह हो रहा है, हर राज्य में हो रहा है। लेकिन यहाँ पकड़े जा रहे हैं लोग। आरपीएससी का मेंबर भी पकड़ा गया है, उसे भी नहीं छोड़ा। मैं यह नहीं कहता हूं कि अन्य राज्यों में ऐसी घटनाएं नहीं होती होगी। यहाँ क्या होता है, एक भ्रष्ट आदमी को आरपीएससी का मेंबर 1.5 करोड़ रुपया लेकर बनाया जाता है और वो गिरफ्तार होने के बाद कहता है कि मैं 1.5 करोड़ रुपया देकर मदद सदस्य बना हूं। बोर्ड के चेयरमैन
वो ये कहते हैं गिरफ्तार होने के बाद कि मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूं, ये डोर ऊपर तक है। आरपीएससी में ही पास कराने के लिए इन्हीं का, राहुल गांधी जी का और अशोक गहलोत जी का खास आदमी पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केसावत 18 लाख रुपए लेते हुए पकड़े जाते हैं। सुरेश जाका जो इस मामले का मुख्य आरोपी है, वो इतने समय तक क्यों बचा रहा? और अब उसकी जमानत हो जाए जल्दी। मुख्यमंत्री जी, आपने सलमान खुर्शीद जैसे अच्छे वकील को कराया, जो उनकी पार्टी की है। अच्छा होता है ऐसे सुप्रीम कोर्ट के वकील, शायद जयपुर बम ब्लास्ट के आतंकवादियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए आप वकील खड़ा करते, ऐसे आरोपियों की जमानत कराने के लिए नहीं। कलाम कोचिंग सेंटर का क्या रोल है इसमें? राजीव गांधी स्टडी सर्कल का क्या रोल है इसमें? और सब में आपकी भूमिका प्रमुख है। बाकी जगह हुए होंगे, वहां सजा मिली है, और यहां आप स्वयं, आपकी सरकार लिप्त है। ये भ्रष्टाचार की एक फैक्ट्री बना दिया इसको। और जब बच्चा परीक्षा देकर घर आता है तो पता लगता है कि उसकी मेहनत पर पानी फिर गया। हनुमानगढ़ का कन्हैयालाल पारीक, उसकी चीखें आज भी चीखें सबके कानों में गूंजती है, और पापा को एक पत्र लिखकर वो सुसाइड कर लेता है कि पिताजी मुझे माफ करना। ये राजस्थान की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि यहां पूरी सरकार इस पेपर लीक के मामले में संलिप्त है। खास मुलाकात में यहाँ वक्त तो चला एक हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब से। सर, राजनीति में आजकल जो बदलाव आए हैं, और इस तरह की राजनीति में पर्सनल अटैक करना भी अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई, इससे गुरेज नहीं किया जा रहा। आपके विरोधियों की अगर बात करें, आपकी पार्टी के विरोधियों की बात करें, तो उनके निशाने पर बड़े नेता आपकी पार्टी के रहे हैं। हमने पहले देखा गजेंद्र सिंह शेखावत, उसके बाद में हाल में अर्जुन मेघवाल। आप भी एक प्रमुख चेहरा हैं, कि आपको डर नहीं लगता कि एक दिन आपके ऊपर भी अटैक होने वाला है इसी तरह? देखिए, मैं पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ और एक किसान परिवार में जन्मा हूँ, और पार्टी ने मुझे यहाँ तक दायित्व दिया। लेकिन गजेंद्र जी के ऊपर आरोप मुख्यमंत्री जी बार बार लगाते हैं। वो अपने बेटे की हार का मलाल अभी भी उनके दिल दिमाग में है, वो उसको सहन नहीं कर पाते हैं। तो बार बार कहीं न कहीं वो जब भी दर्द छलकता है, वो गजेंद्र सिंह जी के ऊपर अटैक करते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होती है, लेकिन उसका एक स्तर होता है। लेकिन यहाँ कहीं न कहीं अपने बेटी की हार का दर्द अभी भी उनके मन में है। ये जो अभी हमने नाम लिए, ये सब ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि पार्टी सत्ता में आई तो ये लोग कभी सीएम का फेस हो सकते हैं, हो सकता है शायद एक बाई एंड लार्ज ये माना जा रहा है कि इस वजह से ये जो है कांग्रेस के निशाने पर हैं। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जब सीएम फेस की बात होती है तो आपके सभी नेता ये कहते हैं हमेशा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो तय करेगा कि आपका सीएम का फेस कौन है होगा। लेकिन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपको लीड करने वाला कौन है, जो अगर जीतते हैं तो जिसके नेतृत्व में सरकार बनेगी? दो फर्क है। कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत जी कहते हैं कि मैं ही पार्टी चलाता हूं, सारी पैसा मैं देता हूं देश की पार्टी चलाने का। तो अंतर क्या है कि जब दिल्ली से पर्यवेक्षक आते हैं तो उनके पास कोई नहीं जाता। अशोक गहलोत जी के व्यवस्था में सब लोग अलग व्यवस्था में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ अलग है। यहाँ एक चाय बनाने वाला व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, और एक बूथ पर काम करने वाला व्यक्ति भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। यहाँ संगठन सर्वोपरि है। तो यहाँ व्यक्ति नहीं, विचार प्रमुख है, और उस विचार के कारण यहाँ संगठन सर्वोपरि मानकर भारतीय जनता पार्टी में हमेशा काम होता है। हमारा यही फर्क कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। तो ये फर्क बहुत आपने स्पष्ट बताया, व्यक्ति और विचार का, दो चीज़ों का अंतर है। दो अलग अलग चीज़ें हैं, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव। अभी हाल ही में एक बहस शुरू हुई है और एक कयास लगाए जा रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन। तो हम ये नहीं जानते कि राजस्थान विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होंगे, या लोकसभा चुनाव जो होंगे वो राजस्थान विधानसभा चुनाव के साथ होंगे। अगर दोनों में से कोई भी एक स्थिति होती है, दोनों इलेक्शन एक साथ होते हैं, तो आपकी पार्टी कितनी तैयार है इसके लिए? क्या तैयारियां हैं?
हर समय तैयार हैं कि हम सिर्फ चुनावी समय में काम नहीं करते, लगातार अनवरत पार्टी का कार्यक्रम चलता रहता है। चाहे विधानसभा अलग से हो, चाहे लोकसभा और विधानसभा साथ हो, भारतीय जनता पार्टी हर समय जब भी कोई निर्णय होगा उस समय चुनाव के लिए तैयार है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से ये कह सकता हूं कि जैसे वन नेशन वन राशन का काम हुआ, वन नेशन वन टैक्स का काम हुआ, वैसे ही देश में वन नेशन वन इलेक्शन का काम होना चाहिए। तो नेशन, देश के हित में, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, अगर ये होता है तो देश की जनता भी इसको और प्रदेश की जनता भी इसको स्वीकार, इसके पक्ष में अपनी बात करती है। विधानसभा चुनाव के साथ अपन लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो केंद्र में एक नया अलायंस बना है, इंडी अलायंस। उनके कुछ सहयोगी हैं जिनमें से उदयनिधि मारन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया सनातन को लेकर के। इस बयान को लेकर के आपका क्या सोचना है? देखिए, जिस प्रकार से INDIA जो एक नया गठबंधन बना है, जिसको गमडिया गठबंधन भी कहते हैं, जो लोग आपस में गालियां देखते थे वो आज गले में हाथ मिलाकर चल रहे हैं, सनातन धर्म को गालियां देते हैं। शायद उनको अपना इतिहास उठाकर देखना चाहिए। कोई भी हमारी सनातन संस्कृति को नष्ट करने के नहीं कर पाया। वो नष्ट हुए हैं तो जिन्होंने सोचा वो नष्ट हो गए, लेकिन हमारी संस्कृति कभी नष्ट नहीं हो पाई। मिट गए मिटाने वाले सनातन धर्म को, ये कुत्सित प्रयास है, लेकिन देश की जनता का मिजाज ये लोग नहीं जानते। उस मिजाज के विपरीत कहीं न कहीं, ये फिर कह रहा हूं, तुष्टिकरण, एक अपना वोट बैंक को फिक्स करने के लिए ये ना तो अपना भला कर रहे हैं ना देश का भला कर रहे हैं। सीपी जोशी साहब, चलते चलते एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं वो 2023 की नहीं 2030 की बात कर रहे हैं, मिशन 2030, और वो अब की बार दावा ये कर रहे हैं उनका मिशन है विधानसभा में 156 सीटें लेकर के आना। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, 1998 में कांग्रेस की जो सरकार बनी थी, जब अशोक गहलोत पहली बार सरकार बनाई थी, उन्होंने 153 सीटें थी। ये अलग बात है कि 2003 में वो 56 पर आ गए थे। 2008 में भी यही हुआ था, 96 सीटों के साथ में सरकार बनी थी और ये 21 सीटों पर आए थे। इस बार इनकी 100 सीट हैं कांग्रेस की और वो 156 की बात कर रहे हैं। आप अपनी पार्टी की तरफ से क्या एक आंकड़ा मान के चल रहे हैं कि हम इतनी सीट लेकर के आएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने यही सपना 2013 में भी देखा था और अपने कालखंड के अंतिम दिनों में, अंतिम महीनों में कई घोषणाएं की, कई लुभावने वादे किए, कई लुभावने बातें की। उसका हश्र क्या हुआ? 21 सीटें। ये राजस्थान की स्वाभिमानी जनता है। किस गलतफहमी में जी रहे हैं? ये स्वाभिमानी जनता है और केंद्र की योजनाओं को अपना बताकर आज गैस में रिलैक्सेशन दे रहे हो, वो आधा पैसा केंद्र सरकार, वो पैसा केंद्र का उसमें कंट्रीब्यूशन है। आप पेंशन में केंद्र का कंट्रीब्यूशन है। तो आप लोगों ने कोई फिगर तय किया है कि इतने आंकड़ा हम सीटों का ले आएंगे? मैं एक राजस्थान का नागरिक होने के नाते कह सकता हूं कि जिस प्रकार का राजस्थान की जनता का मिजाज है, जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, अब तक का सबसे बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। चलिए सीपी जोशी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, हमारे साथ इस खास मुलाकात में शामिल होने के लिए बहुत बहुत